हेलो नमस्ते, स्वागत आप सभी का हिंदी टॉपर्स यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीलंका में जो हालात हैं, ये हालात किस प्रकार से बन गए हैं। कल श्रीलंका में एक इंसिडेंट घटित हुआ है जिसमें श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है गोटाबाया राजपक्षे, उनके घर का घेराव किया गया। जनता क्रोधित थी, जनता गुस्से में है, जनता परेशान है और उन्होंने उनके घर के जितने भी सिक्योरिटी पर्सन थे या जितने भी पहरा लगा रखा था उन सबको ध्वस्त करते हुए अंदर घुसने का प्रयास किया। तो ये जो आज के टाइम में श्रीलंका में इतने क्राइसिस पैदा हो चुके हैं, लोगों के पास खाने का सामान नहीं है, लोग लाइन में लगे हुए, लोगों के पास पेट्रोल नहीं है, आर्मी इंप्लॉय करनी पड़ रही पेट्रोल पंप पे लोगों की राशनिंग करनी पड़ रही है कि भाई किसी भी प्रकार को केवल और केवल इतना ही खाना मिलेगा। लोग लाइन में लगकर गैस सिलेंडर लेके बैठे हुए हैं लेकिन फ्यूल है ही नहीं, रसोई गैस नहीं है, रोजगार नहीं है। तो ये श्रीलंका जो 2008 से लेकर 2012-13 तक लगभग 8 से 10% की ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा था, तो ऐसे अचानक क्या हालात हो गए कि आज लोगों को वहां से पलायन करना पड़ रहा है, लोग उस देश को छोड़ने को तैयार है। ऐसे कुछ तो रीजन हो रहे होंगे जिसके कारण आज ये हालात पैदा हो गए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग उन तमाम जितने भी रीजन रहे हैं उनका ठीक ढंग से एक एनालिसिस करेंगे ताकि इससे हमारी एक समझ विकसित हो, हमें पता चल सके कि सरकार क्या गलती करती है। और ये सरकार को ये नहीं कि श्रीलंका की सरकार ने की है, और डिफरेंट जो स्टेट है, डिफरेंट जो कंट्रीज है उनकी सरकारों ने भी कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां की हैं। तो ऐसी गलतियां कभी रिपीट ना हो भविष्य में। कभी आप बने किसी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई आप पॉलिसी मेकर बने तो आपको ये चीजें समझनी चाहिए। ठीक है ना, इतिहास हमें यही सिखाता है कि जो भूल एक बार हो चुकी है उसको आप दोबारा दोहराओ मत, बस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रीलंका के बारे में अगर हम लोग पहले डिस्कस करें तो देखिए, श्रीलंका 2008 में श्रीलंका में सिविल वार था, तो 2009 में वो सिविल वार खत्म हुआ। मतलब 10-15 सालों तक लगातार चला वो सिविल वार। 2009 में आके खत्म हुआ तो लोग बड़े खुश हुए, लोगों को लगा कि शायद हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, लोगों को लगा कि हमारी जो हालात है वो अब सुधरेंगे, और कुछ कुछ वैसा हुआ भी, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। 2009 से लेकर 2013 तक अगर हम श्रीलंकन जीडीपी की बात करें तो लगभग आपकी 8 से 10% की ग्रोथ रेट देखी गई, जो काफी अच्छी मानी जाती है किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए, 8 से 10% की। और जो श्रीलंका का जो एक्सपोर्ट था, चाहे वो चाय के मामले में हो या रबड़ के मामले में हो, वो भी काफी अच्छा था। तो ओवरऑल जो श्रीलंका की स्थिति वो इंटरनेशनल मार्केट में एक अच्छी स्थिति बनी हुई थी। लेकिन 2013 के बाद चीजें एकदम से खराब होती चली गई। अब वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में ये हालात है श्रीलंका में कि श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। वहां पर जो महंगाई है उसकी रेट 15% है, 15 से 20%। हमारे इंडिया में अभी कितनी है? 4%, 5% महंगाई रेट है। तब हमारे ये हालात है कि लोगों के बीच में पेट्रोल को लेकर, खाने के पदार्थों को लेकर इतनी हाहाकार मची हुई है। तो आप वहां पर इमेजिन कर सकते हो कि 15 से 20% की महंगाई जब रेट होगी तो कितना लोगों के अंदर एक प्रकार से असंतोष की भावना होगी। ठीक है, महंगाई अपने उच्चतम लेवल पर है। जो बेसिक वस्तुएं हैं, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो गैस हो, उनकी भारी कमी है। जो फॉरेन रिजर्व था श्रीलंका के पास, जो उनका मुद्रा भंडार था, वो लगभग अब समाप्ति की ओर हो चुका है। तो कहीं ना कहीं सरकार को यह भी डर है कि कहीं हमें इंटरनेशनली करप्ट घोषित ना कर दें, कोई हमें लोन ही ना दे। ये भी समस्याएं श्रीलंका के सामने खड़ी हैं आज के टाइम में। अब देखिए, श्रीलंका की अगर हम लोग बात करें तो श्रीलंका कोई इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है जितनी की भारत है, या आप किसी बड़े देश के साथ श्रीलंका का कंपैरिजन कर सको, ऐसा नहीं है। लेकिन श्रीलंका की आप अर्थव्यवस्था की अगर ग्रोथ देखते हैं तो 2009 से लेकर श्रीलंका की ग्रोथ 2018 तक 42 अरब डॉलर जीडीपी से बढ़कर 84 अरब डॉलर तक, 88 अरब डॉलर तक वो लगभग हो गई। लेकिन 2011 के बाद से जीडीपी की जो ग्रोथ थी वो धीरे धीरे डाउन आई है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जो एक्सपोर्ट थे श्रीलंका मेनली किस चीज का एक्सपोर्ट करता था? चाय का, रबड़ का, कॉफी का। तो इसका जो एक्सपोर्ट है इंटरनेशनल मार्केट में वो धीरे धीरे कम हुआ है। ठीक, एक तो ये रीजन रहा आपका। दूसरी बात देखते हैं, दो बड़ी घटनाएं एक साथ घटित हुई जिसने श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था है उसकी नींव हिला के रख दी। पहली घटना तो ये हुई कि 2019 में
ईस्टर एक वहां पर जगह है, वहां पर लोग गैदर्ड हुए थे, इकट्ठा हुए थे क्रिसमस के उपलक्ष्य में या कुछ किसी प्रेयर के लिए। तो वहां पर एक बम विस्फोट और उसमें 253 लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो मेनली किसके ऊपर आधारित है? वो टूरिज्म के ऊपर आधारित है, क्योंकि एक सी आइलैंड है, छोटा सा टापू देश है, उसके अंदर लोग टूरिज्म में जाते हैं, काफी अच्छा वहां पर व्यवसाय है, कल्चर है। तो टूरिज्म उनका मेन इनकम का सोर्स था। लेकिन अब क्या हुआ, अब किसी भी देश में अगर लोगों की सेफ्टी नहीं है, वहां पर कभी भी बम धमाके हो रहे हैं, वहां के जो लोकल लोग हैं वही मर रहे हैं, तो कोई भी पर्यटक वहां पर जाना पसंद नहीं करेगा। इवन आप खुद से भी समझ के देखिए, अगर आप टूरिस्ट हो, क्या आप अफगानिस्तान में जाना पसंद करोगे? बिल्कुल भी नहीं करोगे। लेकिन हाँ, अगर आपको कहें कि आप स्पेन चले जाओ, आप स्विट्जरलैंड चले जाओ, तो आप भाग कर जाओगे अगर आपके पास पैसे होंगे तो, ठीक है ना, वरना तो खाली जेब तो घर में ही पिकनिक है, घर में ही टूरिज्म है, अदरवाइज तो। लेकिन क्या जब हमारे पास सुविधाएं होंगी, जब हमारे पास संसाधन है, तो एक हम ऐसी कंट्री के अंदर जाना पसंद करेंगे जो कंपैरेटिवली स्टेबल हो, जहां पर इन्वायरमेंट अच्छा हो, जहां पर आपका कल्चर अच्छा हो, जहां के लोगों का बिहेव अच्छा हो। या किसी ऐसी कंट्री में नहीं जाओगे कि जहां पर अचानक कुछ भी हो जाता हो। ठीक है, तो श्रीलंका में जब से ये घटना हुई तो वहां का जो टूरिज्म है वो लगातार आपका डाउन हुआ है। ये देखिए, यहां से देखिएगा 2019 में जो टूरिज्म था वो आपका 3606, मान लो रुपए मान के चलो, हालांकि ये डॉलर है, आप रुपए मान के चलो कि 3606 था। अब 2020 में घटकर कितना होगा? 682, और 2021 में 261। समझ रहे हो ना कितना डीप हुआ है, कितना नीचे चला गया है ये। ठीक, एक तो ये हुआ ट्रेजेडी। दूसरी ट्रेजेडी क्या हुई कि लोग, श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी वो इस बम विस्फोट से उभरे भी नहीं थे कि तभी आ गए जी कोविड-19, कोरोना वायरस। तो ऑटोमेटिकली वहां पर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने से न केवल इंटरनेशनल जो फ्लाइट थी वो भी बंद हो गई, जो श्रीलंका के अंदर लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जो घूमते थे वो भी पूरी तरीके से बंद हो गया। तो टूरिज्म जो मार्केट थी वो पूरी तरीके से ठप, लोगों के रोजगार ठप, लोगों की इनकम बंद। तो ये दो घटनाएं एक बड़ी हुई जिन्होंने अर्थव्यवस्था की नींव को हिलाकर रख दिया श्रीलंका की। ठीक है, उसके बाद श्रीलंका के बहुत सारे लोग हैं जो आपके अरब कंट्री में काम करते हैं, अरब कंट्री में काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए 2019 में जब कोरोना वायरस आया और 2020 में जब वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन लगा, तो जो अरबियन जो कंट्री है वहां पर भी जो तेल का प्रोडक्शन है वो क्या हुआ? कम हो गया। ठीक है, क्योंकि जो तेल का कंजप्शन कहाँ होता है? वाहनों में होता है, आपका फैक्ट्रीज में होता है। जब ये चल ही नहीं रही थी तो तेल का लेकर भी क्या करेगा कोई भी देश? तो वहां पर क्या हुआ? प्रोडक्शन आपका कम हुआ, जिसके कारण जो श्रीलंका के लोग वहां पर काम कर रहे थे उनकी जो सैलरी थी वो आपकी कम हुई, जिसके कारण क्या हुआ कि जो वो श्रमिक रेमिटेंस भेजते थे घर पे, रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? पैसा जो भेजते थे वहां पर काम करके, वहां पर कमाकर जो पैसा भेजते थे अपने घर में श्रीलंका में, वो पैसा बिल्कुल कम हो गया और ये पैटर्न में लगातार कमी आई है। ये देखिए आप, श्रीलंका में जो माइग्रेंट जो लेबर के द्वारा रेमिटेंस भेजा गया वो -1612 है, जो कि बांग्लादेश में 1.5% पॉजिटिव इंक्रीज हुई है, मालदीव में 25% इंक्रीज हुआ है, इवन पाकिस्तान में भी इंक्रीज हुआ, लेकिन श्रीलंका में डाउन गया है, नेगेटिव में गया। तो इससे अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रभाव पड़ना बिल्कुल स्वाभाविक था और ये वही हुआ। तीसरी बात, सरकार ने कुछ ऐसे गलत फैसले लिए जो सरकार को लेने नहीं चाहिए थे। अब हुआ क्या? 2019 में वहां पर इलेक्शन हुए, इलेक्शन में गोडबाया राजापक्षे की सरकार बनी। अब उन्होंने फ्लो में जोश जोश में बोल दिया वोट बैंक पॉलिसीज के लिए कि भाई अगर हमारी सरकार बन जाती है तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपका वैट लगता है, जो आपका टैक्स लगता है, उसको हम लोग 15% से घटाकर 8% कर देंगे। अच्छा जी, 15% से घटाकर हम लोग 8% कर देंगे, और वही किया उन्होंने जीतने के बाद। अब ऑब्वियस सी बात, अगर आप टैक्स घटा दोगे तो सरकार के पास इनकम कहां से आएगी? अब सरकार के पास इनकम नहीं आएगी तो सरकार सोशल सेक्टर में, आपका सामाजिक क्षेत्र में जो विकास करना चाहिए तो वो रुक जाएगा। ना तो हॉस्पिटल बनेंगे, ना ही फैक्ट्री डेवलप करवा पाएगी गवर्नमेंट, जब पैसा ही नहीं है तो लगाएगी कैसे? तो उसके कारण क्या हुआ कि वहां पर जो रेवेन्यू सिस्टम है उसमें काफी गिरावट देखने को आई है। आप देखिए टैक्स रेवेन्यू 2019 के बाद 9715 सा डीप होके नीचे गिरकर कितना हुआ? 6565। तो इतना आपका कम हो गया, लगभग 3000 पॉइंट। समझ रहे हो? तो सरकार के कई बार क्या होता है ना, गलत निर्णय जो छोटे छोटे लगते हैं ये बड़ा इंपैक्ट डालते हैं।
हालांकि हर एक देश में, मैं ये श्रीलंका के लिए नहीं कह रहा हूँ, हर एक देश में वोट बैंक पॉलिसीज पॉलिटिक्स होती आई है। हमारे देश में भी लोगों ने समझ लिया था कि 15 लाख आएंगे खाते में। अब वो आए या ना आए वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन क्या है, ये चीजें होती हैं। श्रीलंका में बोल दिया कि 15% की जगह घटाकर हम लोग 8% करेंगे। अच्छा जी, करेंगे तो उसका रिजल्ट आप लोग देख लीजिए अभी क्या हालात है। फिर उसके बाद बढ़ता हुआ कर्ज, श्रीलंका के ऊपर जो लगातार कर्ज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हुआ क्या, 2013 में जब श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट हुए थे तो श्रीलंका ने आईएमएफ से लोन लिया। ठीक है, आईएमएफ से लोन लिया, लेकिन वो टाइम पर उस लोन को अदा नहीं कर पाए, तो उस लोन को चुकाने के लिए और कर्ज लिया। किससे? चाइना से। ठीक, अब चाइना से जो ऋण लिया उसको चुकाने के लिए फिर से लोन लिया चाइना से। तो एक प्रकार से ये लोग डेब्ट ट्रैप्ड में फंस गए, है ना, कर्ज के जाल में फंस गए कि भाई आपको अगर कर्ज चुकाना है तो कर्ज चुकाने के लिए भी ये लोग क्या ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं। ठीक है, तो ये समस्या है श्रीलंका के सामने। उसका मेन रीजन ये था कि देखो, टूरिज्म सेक्टर आपका नेगेटिव था। उसके बाद आप सोच के देखिए, आपके जो एक्सपोर्ट होते थे चाय और रबड़ के, वो डाउन हो गए। वो कैसे डाउन हो गए हम लोग अगली स्लाइड में समझेंगे। वो डाउन हो गए, रोजगार थे वो लोगों के कम हो गए। तो जब जनरेट पैसा हो ही नहीं रहा है तो कर्ज कहां से चुकाएगी गवर्नमेंट? सही है, तो कर्ज चुकाने के लिए जब कर्ज लेना पड़ता है तो डेब्ट ट्रैप में फंस गई श्रीलंका, और आज श्रीलंका के ये हाल है। चलिए नेक्स्ट, जो फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है वो लगातार कम हो रहा है, क्योंकि चीन के साथ ये वही डेब्ट ट्रैप की जो पॉलिसी थी चाइना की, उसका ये एक नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है। चीन के साथ $1.5 अरब की मुद्रा अदला बदली के बाद दिसंबर में श्रीलंका का विदेशी भंडार महीनों से लगातार कम रहा है, लेकिन फरवरी के अंत में यह घटकर $2.31 अरब हो गया है। ये देखिए लगातार घट ही रहा है। यहाँ पर नवंबर 2020 की बात करें तो इतना है आपका, उसके बाद देखिए डीप नीचे ही जाता जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो श्रीलंका के पास आज के टाइम में फॉरेन करेंसी के मामले में, अदला बदली के मामले में इतनी करेंसी है ही नहीं कि वो किसी के साथ इंटरनेशनल व्यापार कर सके। चलिए, अब आयात प्रतिबंध। गोडबाया राजपक्षे ने जब 2019 में अपनी सरकार बनाने के लिए जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने एक वादा किया था कि हम लोग बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, केमिकल के ऊपर पूरी तरीके से रोक लगा देंगे। अब देखिए, कोई भी चीज है वो इंस्टेंट तरीके से लागू नहीं हो सकती। यही हुआ श्रीलंका में भी कि एकदम से जो केमिकल उर्वरक थे उनके ऊपर क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई। ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो इन्वायरमेंट था वो डेवलप हुआ नहीं था, जिसके कारण क्या हुआ, वहां पर जो खाद्य उत्पादन था वो सीधे सीधे नेगेटिव तरीके से इंपैक्ट हुआ। उत्पादन कम हो गया, ना तो चाय इतनी पैदा हो पा रही थी, ना रबड़ इतनी पैदा हो पा रही थी, और ना ही खाद्य पदार्थ इतने पैदा हो पा रहे थे कि आम जनता का भी पेट भर सके। आप एक्सपोर्ट की तो बात छोड़ ही दो। ठीक है, तो ये चीजें हुई। दूसरी बात, जब श्रीलंका के पास जो श्रीलंका का फॉरेन करेंसी रिजर्व था जब वो कम हो गया तो श्रीलंका ने एक बड़ा फैसला लिया कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंपोर्ट के ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे, हम लोग इंपोर्ट के ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन श्रीलंका मोस्टली वो चीजों का इंपोर्ट करता है जिसके बिना लोग सरवाइव नहीं कर सकते, जैसे तेल, जैसे गैस। अब ऐसी चीजों का अगर आपने बोल दिया कि हम लोग इंपोर्ट के ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इनके कारण जब कमी पैदा हुई तो सारी चीजों के रेट बढ़ गए, दूध के, केरोसिन के, कुकिंग गैस के, इंक के, पेपर के। इवन श्रीलंका में आज के टाइम में ये हालात है कि बच्चों के पेपर कैंसिल कर दिए गए, क्योंकि सरकार के पास ना तो पेपर छापने के पैसे, ना ही वहां पर स्याही है, मतलब वो कि वो अपना बच्चों के एग्जाम ही ले पाए। तो ये हालात है। तो सीधी बात है, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया उसके कारण क्या हुआ, खाद्य उत्पादन का जो संकट था वो बड़ा होता गया। अब इसमें आग में घी का काम किसने किया, यूक्रेन और रशिया के वार ने, है ना। यूक्रेन और रशिया के बीच में ये जो युद्ध हुआ उसके कारण क्या हुआ, इंटरनेशनल मार्केट में गैस और तेल के दाम बढ़ गए। अब श्रीलंका के तो पहले ही हालात थे, अब नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा, ये कंडीशन है, पहले से ही बुरे हालात थे, तो इन हालातों ने और बदतर कर दिया। तो आज के टाइम में श्रीलंका में आपकी जो मुद्रास्फीति की रेट है वो 15 से 20% के बीच में है। ठीक है, अब मुद्रा में भारी गिरावट,
अब ये तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर किसी देश के हालात बुरे हो जाएंगे तो वहां जितने भी इन्वेस्टर वो क्या करेंगे, अपना पैसा उस देश से निकालेंगे बाहर। ठीक है ना। अगर मान लो आप ही हो और आपने श्रीलंका में 1,000 करोड़ रुपए लगा रखा था और अब आपको ये पता है कि भाई श्रीलंका डूबने वाला है, तो आप क्या करोगे कि अपने पैसे को निकालोगे। तो अपने पैसे में निकालोगे तो आप करेंसी अपने देश की यूज करोगे, तो बदले में जो श्रीलंका को वहां की करेंसी देनी पड़ेगी, तो श्रीलंका की जो अपनी करेंसी है वो क्या हो जाएगी, उसका डीवैल्यूएशन हो जाएगा, है ना, डीवैल्यूएशन हो जाएगा, उसके में कमी आ जाएगी। दूसरा रीजन ये है कि जब 2013 में श्रीलंका ने आईएमएफ से लोन लिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जब लोन लिया, तो आईएमएफ की पहली शर्त ये होती है कि हम लोग आपको लोन तो दे देंगे, बट आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी करेंसी का आपको डिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, अपनी करेंसी की वैल्यू कम करनी पड़ेगी। उसके कारण क्या होगा, विदेशों के जो आयात है वो सस्ते हो जाएंगे, वैल्यू कम हो जाएगी, सॉरी, जो आयात है वो आपके क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, आयात महंगे हो जाएंगे, निर्यात सस्ते हो जाएंगे। अब निर्यात सस्ते होने का तो बेनिफिट तब होगा ना जब आपके पास इक्वल चीजें हो निर्यात करने के लिए। श्रीलंका की तो ये हालात थी कि निर्यात करने की कंडीशन में था ही नहीं, लेकिन हाँ जो आयात हो रहा था वो और महंगा हो गया, और ऐसा आयात हो रहा था कि जिसके बिना श्रीलंका का काम नहीं चल सकता था, जिसके कारण क्या हुआ कि वहां की जो करेंसी है वो उसका और डिवेल्युएशन होता गया धीरे 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 धीरे। उसकी जो आज के टाइम में मुद्रा की जो डिवेल्युएशन की जो परसेंटेज है वो लगभग आपकी 15% है, मतलब इतना डाउन चला गया वहां का पैसा। ठीक है, देखिए यहां देखिए, आप यहां भी समझ पा रहे होंगे इसको। 2001 ये कंपैरेटिवली डॉलर के 201 रुपए था, मान लो 201 मान के चलो, 201, 8, 202 इतना ही रहता था। आज सीधा 230 चला गया, मतलब मान लो $1 के बदले पहले 201 रुपए देने पड़ते थे, अब $1 के बदले 230 रुपए देने पड़ेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, इससे महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, चलिए अब श्रीलंका के पास ऑप्शन क्या है। श्रीलंका के पास तो जो कहते हैं ना, हारे का सहारा क्या है, एक तो भारत है। श्रीलंका ने रिक्वेस्ट की है भारत से कि आप हमें क्रेडिट लोन दीजिए कुछ, और हमारे इंडिया ने $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की पेशकश भी कर दी है, और कुछ अमाउंट को फ्री में भी देने की कोशिश की है कि भाई आप अपने वहां पर थोड़ा सा व्यवस्था को बनाइए। चीन से भी लोन मांगा है और आईएमएफ से भी मदद की मांग की है। अब लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, जैसे मान लो 10,000 करोड़ रुपए है भारत ने दिए। ठीक, अब 10,000 करोड़ रुपए पे भारत ये नहीं है कि एक ही पर इंटरेस्ट रेट लगा देगा कि भाई मैं आपको 10,000 करोड़ दूंगा और आप 8% के हिसाब से इसका मेरे को ब्याज दे देना रिटर्न में, ऐसा नहीं है। लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, आप धीरे धीरे करके इसमें से पैसा निकालोगे। जैसे 1,000 करोड़ रुपया ले लिया आपने 10,000 में से, तो इस पे आप 6% दे दोगे। फिर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखोगे कि कितना है, तो आपने 2,000 करोड़ निकाले 10,000 में से, तो इसका आपने 7% दे दिया। तो इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग के बेस पर ये जो बातें हैं ये चलती रहती हैं। ठीक है, तो श्रीलंका का अब ज्यादा से ज्यादा प्रयास क्या है कि वो एक्सटर्नल जितनी भी मदद है पैसे के मामले में वो हो, ताकि वो अपने वहां के संकट से उभर सके, संकट से वो बाहर निकल सके। ठीक है, तो आई होप ये जो सेशन रहा ये काफी हेल्पफुल रहा होगा आपको, आपके कुछ कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप हुए होंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी बेनिफिट लगता तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये चीजें और स्टूडेंट के पास भी पहुंच सके, वो भी हमसे जुड़ सके और हमारा भी मोटिवेशन बढ़ सके। ठीक है, तो मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।